शाम 4 बजे चीन पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एससीओ समिट के लिए जापान से चीन के लिए रवाना होंगे और चीन पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम रूसी राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। यह भी आपको बता दें कि ये प्लानिंग और ये सब कुछ जो बातचीत है, ये सब कुछ कंफर्म हो गया। और एक तरफ आपके सामने है वो ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आपको बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं लाइव और एक्सक्लूसिव लाइव कवरेज जो कि इस वक्त तियानजिन से लाइव तस्वीर आ रही है। और ये टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं चीन के तियानजिन में होना है एससीओ समिट। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट होनी और पूरी दुनिया की निगाह एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात होने वाली है शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति से और साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर होगी। और ये देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, और वो तमाम 10 देश जो कि एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उनके फ्लैग्स इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के, उनके नेताओं के स्वागत के लिए तियानजिन कैसे तैयार है, ये तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। द्विपक्षीय वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। टैरिफ, ट्रेड समेत सीमा विवाद पर बात हो सकती है। गलवान झड़प के बाद ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ वॉर शुरू किया गया है, टैरिफ लगाए गए हैं, उसके बाद ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे तो वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर बात होगी, चाहे टैरिफ हो, चाहे ट्रेड हो या सीमा विवाद हो। और देखिए एक और बड़ी खबर, 1 सितंबर की तारीख बहुत अहम है क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। एससीओ समिट में एक मंच पर दिखेंगे मोदी, पुतिन और जिनपिंग। भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हो सकती है। RIC, रशिया, इंडिया और चाइना, जी हां, ये जो गठजोड़ है इस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। तो ये मुलाकात जिस पर सबकी नजर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एससीओ के मन से वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा क्या? एक मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग जब मौजूद रहेंगे तो फिर क्या होगा? एससीओ से ट्रंप को संदेश देने की कोशिश की जाएगी। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ चीन में 3 महाशक्ति मौजूद रहेंगी, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदलेगा? टैरिफ के खिलाफ संयुक्त रणनीति तैयार की जा सकती है। इसके अलावा कई और मुद्दों पर भी बात हो सकती है। बिल्कुल, और इसका जिसका जिक्र किया, रूस का भी IRC यानी इंडिया, रूस और चीन मॉडल शुरू करने पर काफी जोर है। दुनिया की 3 बड़ी इकॉनमी एक साथ आएगी तो आप समझिए कि क्या हो सकता है। वो हालात जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने टैरिफ का डर दिखाकर खड़े किए हैं, उस हालात का एक बहुत बड़ी काट के तौर पर यह गठजोड़ देखा जा रहा है। अब आप देखिए एससीओ से ट्रंप के खिलाफ पावर शो भी देखने को मिलेगा। बड़ा व्यापारिक रणनीतिक गुट खड़ा भी किया जा सकता है। आपसी व्यापार, वैकल्पिक वित्तीय ढांचा और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। और भारत लगातार अब इस कोशिश में है ताकि जो उसके व्यापारिक रिश्ते और ज्यादा व्यापक हो, उनको और ज्यादा विस्तार हो। और ऐसे में जापान के साथ साथ चाइना एक अहम साझेदार के तौर पर है। ऊर्जा, तकनीक, सप्लाई चेन का एशियाई नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा ग्लोबल साउथ से यूएस को अलग थलग करने की रणनीति भी तैयार होगी, यानी कि मल्टी अलाइनमेंट के लिए भारत अब आगे बढ़ रहा है। लोकल करेंसी से पेमेंट सिस्टम विकसित कर डॉलर को चुनौती, और RIC के पास 5G, AI, स्पेस डिफेंस से सहयोग की क्षमता भी होगी। यानी कि जब ये त्रिशक्ति एक साथ जुड़ने वाले हैं, जब एक साथ एक प्लेटफॉर्म में मौजूद रहेंगे, तो फिर आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और देखिए इस एससीओ समिट की बात करें, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप टैरिफ के बीच एससीओ समिट ये हो रही है। आप समझिए जरा इसको, अमेरिका के खिलाफ एकजुट मोर्चा, डॉलर अमेरिकी बाजार का एक विकल्प तलाशने की कोशिश की जा रही। भारत की बात करें, टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका 20% अकेले अमेरिका को, लेकिन अब भारत उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है।
भारत चीन रिश्तों का जो ग्राउंड टेस्ट है वो होगा, खास तौर पर गलवान जो झड़प हुई थी, जो गलवान कांड हुआ था, इसके बाद भारत और चीन के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए थे, लेकिन अब वो पटरी पर आ रहे हैं और ज्यादा इसे बेहतर करने की कोशिश है। एससीओ समिट पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप एससीओ को अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाला मंच मानते हैं। भारत चीन रूस का एक साथ आना अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा और साफ संकेत है। और ग्लोबल साउथ की टैरिफ टेरर को कमजोर करने की कोशिश भी इसके साथ की जाएगी, यानी कि पूरे विश्व की नजर रहने वाली है। ना सिर्फ अलग अलग देश इस मीटिंग पर, इस समिट पर नजर रखेंगे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप खुद निगरानी रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये एक साथ इतने बड़े लीडर्स मौजूद रहेंगे एक प्लेटफॉर्म पर, महाशक्तियां मौजूद रहेंगी, तो फिर उसका असर क्या होगा। और देखिए, जैसा आपको बताया कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट्स और फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े, उनका आपसे पहले इंट्रोडक्शन करा दे। JK त्रिपाठी सर जो पूर्व राजदूत हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं जो पूर्व राजदूत हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी फॉरेन एक्सपर्ट, वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राजीव नयन जी जो एज अ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और जैसा कि आपको बताया, तियानजिन से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा भी हमारे साथ लाइव बस कनेक्ट होने वाले, जैसी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। लेकिन सबसे पहले मंजू सेठ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मंजू जी, एक बात बताइए, मुझे लग रहा है जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब एससीओ समिट में 7 साल के बाद चीन में पहुंचना हो रहा और जो रिश्ते और ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, अब तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि क्या कर दिया उन्होंने ये टैरिफ लगाकर। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल क्योंकि आप जैसे जानते हैं एससीओ समिट में इंडिया का अप्रोच थोड़ा सा मिक्स था प्रीवियस इयर्स में, लेकिन इस साल हमने बड़ा क्लियरली अपना पार्टिसिपेशन, पीएम मोदी वहाँ गए हैं और अपना हमने जो हमारी जो इसको महत्वता है बड़ी है। और बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने इनएडवर्टेंटली इन देशों को एससीओ को स्ट्रेंथन कर दिया अपने एक्शन से। और इतने सालों के बाद ये मीटिंग होगी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और मोदी जी के साथ, और साथ में वहाँ प्रेसिडेंट पुतिन भी रहेंगे। सबकी मुलाकात, सबकी बातचीत होगी और बायलैटरल टॉक भी होगी, तो आपस के जो रिश्ते हैं बायलैटरल वो भी इम्प्रूव होंगे। और इस एससीओ समिट में जो एजेंडा पे है, हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो डिस्कस किए जाएंगे, जिस पे सहमति होने की संभावना है, बिल्कुल। और उसका पॉजिटिव असर भी देखने को मैम मिल सकता है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, मनीष झा हमारे संवाददाता तियानजिन से एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। मनीष, आपका रुख करूंगी। मल्टी अलाइनमेंट की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है। वेस्टर्न ट्रेड को साइड रखते हुए दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश अलग अलग देश कर रहे हैं। टैरिफ जो लगा दिया गया है उसके बाद ये स्टेप उठा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर पर आने वाले समय में इसका क्या असर होगा? जब एससीओ समिट में ये त्रिशक्ति एक साथ मौजूद रहेंगी और बातचीत होगी, सहमति होगी, तो उसका क्या असर होगा? बिल्कुल, देखिए, चीन और रूस ने जब एससीओ की स्थापना की थी उस वक्त तो मुझे लगता है इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, यानी कि वो ऐसा दिन आएगा जब अमेरिका के खिलाफ ज़्यादातर सदस्य देश एकजुट हो जाएंगे। कमोबेश स्थिति वही बन रही है। हालांकि जहां तक भारत का ताल्लुक है तो भारत बहुपक्षीय गठबंधन के पक्षधर में रहा है, यानी कि हम क्वाड के भी सदस्य हैं या हम ब्रिक्स के भी सदस्य हैं, हम एससीओ के भी सदस्य हैं। और मुझे याद आता है कि जब व्हाइट हाउस में मेरे सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि हम शांति के पक्षधर हैं और उसी नज़र से पूरी दुनिया को देखते हैं। बहरहाल TV9 की टीम इस वक्त उस वेन्यू पर मौजूद है जहां पर एससीओ समिट कल से शुरू होगा। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये पूरा बड़ा सा कैंपस है, जो सामने जो बिल्डिंग है उसके थोड़े और करीब जाकर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर चीन के राष्ट्रपति हों, रूस के राष्ट्रपति हों और जो दूसरे तमाम सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष
अध्यक्ष हैं वो सब जुटेंगे। वहीं उसके ठीक बगल में ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर दुनिया भर के मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लिखा हुआ है मीडिया सेंटर ऑफ एससीओ समिट 2025। तो एससीओ आज की तारीख में एक ऐसा मंच हो गया है जिसे लेकर पश्चिमी देश ये देख रहे हैं कि क्या ये अमेरिका के खिलाफ एक गठबंधन है। तो इसका जवाब है कि मकसद चाहे चीन और रूस का जो भी हो, लेकिन कम से कम भारत उस नज़र से इसे नहीं देखता है। भारत एक संतुलन वाली कूटनीति को अपना रहा है और उस संतुलन वाली कूटनीति का ही परिणाम है कि जब चीन में इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, ठीक उसी वक्त अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जापान में थे। जापान में पिछले 2 दिन में उन्होंने न केवल द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, बल्कि ट्रंप जो कि भारत का भी जापान का भी सहयोगी देश है, उसके साथ कैसे डील करना है इसे लेकर भी भारत और जापान के बीच बातचीत हुई थी। अब जब वो यहाँ पर आएंगे तो चीन और रूस चाहता है कि भारत भी RIC के तहत एक त्रिशक्ति का रूप ले, लेकिन हम नहीं चाहते कि रूस और चीन या फिर बाकी मुल्कों के साथ हमें एंटी अमेरिका गठबंधन के तौर पर देखा जाए। हम ये देखना चाहते हैं कि हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम इस गठबंधन के भी साथ हैं। मुझे लगता है कि उसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर मौजूद होंगे तो वैश्विक संतुलन स्थापित करने में भारत की भूमिका को लेकर चर्चा होगी। याद करिए, ये वही एससीओ का मंच है जहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ जब निंदा नहीं की गई थी, पहलगाम के हमले को लेकर जब पाकिस्तान की निंदा नहीं की गई थी, तब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दिया था। और उसके कुछ महीने बाद जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, तो कल जब उनकी चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी, परसों उनकी रूस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी, साथ ही कल जब वो एससीओ सम्मेलन में भाग लेंगे, इस दौरान भारत अपना पक्ष रखेगा। भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला, ना अमेरिका के, ना चीन के, ना रूस के, ना दुनिया में किसी और मुल्क के दबाव में आएगा। भारत का अपना एक स्टैंड है और उसी स्टैंड के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में भी भारत का पक्ष रखेंगे। जी बिल्कुल मनीष, और वहां की तस्वीरें भी आप हमें दिखा रहे हो और ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है मौजूदा टाइमिंग को लेकर, यह आपने समझाया भी। और देखिए हमारे साथ JK त्रिपाठी सर है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का 7 साल के बाद एससीओ समिट में जाना, इसमें हिस्सा लेना, इसमें शामिल होना, यह भारत के लिहाज से कितना बड़ा मौका है ऐसे परिदृश्य में, ऐसी टाइमिंग में जब अमेरिका एक बिग डैडी के तौर पर बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ का ऐलान किया गया, ब्राजील और भारत ऐसे देश हैं जिस पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया गया और यह कहा गया, जो नवारो उनके बिजनेस एडवाइजर ट्रंप के, वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप रूस से तेल लेना बंद कर देंगे तो हम ये टैरिफ भी हटा देंगे। कितना बड़ा मौका आप देख रहे हैं इसको? देखिए, एससीओ समिट में शामिल होना एक रेगुलर चीज है, हर साल होती है और एससीओ के किसी एक मेंबर के यहाँ ये बैठक शीर्ष सम्मेलन आयोजित किया जाता है। लेकिन इस कुछ पिछले 2-3 उससे मोदी जी जा नहीं पाए थे, इस बार मोदी जी जा रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन उसके समिट में भाग लेने से ज़्यादा महत्व इस बात का है कि समिट कैसे वातावरण में हो रही है। अब जब ट्रम्प का टैरिफ टेरर जो है वो दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में समिट होना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि एससीओ समिट से हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा काम हो जाएगा। अच्छा। ये ऑप्टिक्स में ज़्यादा है। हाँ, समिट से ज़्यादा भारत के लिए महत्वपूर्ण क्या होगा कि समिट के साइड लाइन्स में चीनी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति और संभवतः ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत होना, द्विपक्षीय बातचीत होना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि रूस, चीन और भारत का जो RIC तीसरा एक संगठन, वो देखिए कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि भारत और चीन के उसमें हितों में संघर्ष है। तो अब ये देखना होगा कि ये तीन देशों के साथ भारत की जो द्विपक्षीय वार्ता होगी उसका क्या परिणाम होता है। और आजकल के समय में जब फॉरेन पॉलिसी कंपार्टमेंटलाइज होती जा रही है कि देखिए आप चीन के अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हैं ताइवान को लेके, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता जा रहा है। भारत और चीन के साथ रिश्ते खराब हैं बॉर्डर को लेके, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता चला जा रहा है जी रूस के साथ। लेकिन JK त्रिपाठी सर, आपने बोला कि RIC, जिस गठजोड़ की बात हो रही है, आपने बोला पहले भी
इसको मजबूत करने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त इतना असर नहीं दिखा। लेकिन आपको नहीं लगता कि मौजूदा हालात में जब टैरिफ का ऐलान किया था तो चीन वो देश था जिसने बाकायदा इसका विरोध भी किया, बोला जो किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो सही नहीं है, यानी कि चीन खुद चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते और ज्यादा बेहतर हों। देखिए, ट्रंप का ये टैरिफ का जो वार है, ये एक तरह से कैटलिस्ट का इसने काम किया है इन देशों को करीब लाने में। लेकिन कितना करीब आ सकते हैं ये अभी बाद में देखने की बात है। ये तो टेम्पोररी फेज है। हाँ, अगर उसमें चीन के साथ सहयोग की कुछ गुंजाइश निकाल सकते हैं तो जैसे अपनी लोकल करेंसीज में पेमेंट करना, ब्राज़ील में हमने ब्रिक्स में हमने ये वो किया है कि लोकल करेंसीज में पेमेंट करें। हमारे यहाँ वॉस्ट्रो अकाउंट जो खुले हैं, आरबीआई ने कह दिया 25 देशों के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने का, रुपये अकाउंट पेमेंट के लिए। तो इस सब से फ़र्क पड़ेगा। और चीन में भी अभी स्थिति ऐसी है कि चीन भी ये सोच रहा है कि शायद उसको भारत जैसे एक पड़ोसी के साथ रिश्ते और बेहतर करने चाहिए, कम से कम उन बिंदुओं को ढूंढ करके वहां पर। बिल्कुल सर, और उसी के लिए कभी हम देखते हैं अखबार में जो आर्टिकल कॉलम चीन की तरफ से छप रहे हैं या फिर जो तमाम बयान दिए जा रहे हैं कि सेम पेज पर होने की कोशिश की जा रही है, इस पर और चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे पर दुनिया की नजर है। TV9 के पास एससीओ समिट की पूरी टाइमलाइन है। TV9 के पास हर बैठक की डिटेल जानकारी है और आज तक वो डिटेल जानकारी पहुंचाई जाएगी। इसका क्या वर्ल्ड ऑर्डर पर असर होने वाला है, जो निर्णय यहां पर लिए जाएंगे वो कितने महत्वपूर्ण होंगे, एक एक जानकारी देंगे। तो आप देखें, एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी और पूरी दुनिया की नजर इसलिए और ज्यादा है। 31 अगस्त की बात करें, क्योंकि 31 से 1 अगस्त तक ये जो समिट का पूरा कार्यक्रम है वो रहेगा। सुबह 9:30 बजे शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की। दोपहर 1:45 पर भारतीय मिशन के अधिकारियों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। दोपहर 2:30 पर यानी 2:30 बजे का वक्त म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से मुलाकात करेंगे। शाम 4:30 बजे का वक्त फोटो सेशन होगा, जिनपिंग का संबोधन होगा। अब बात करते हैं अगले दिन यानी नेक्स्ट डे क्या होगा, 1 सितंबर। सुबह 7:30 बजे एससीओ नेताओं की बैठक होगी और फिर भाषण होगा। सुबह 8:40 पर समझौता हस्ताक्षर समारोह किया जाएगा और सुबह 10 बजे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बायलैटरल मुलाकात होगी। और 31 तारीख की शी जिनपिंग और 1 तारीख की पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। बिल्कुल, और अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की तस्वीरें हैं। देखिए कब कब पीएम मोदी चीन गए, आपके सामने ये तस्वीरें। सबसे पहले बीजिंग, मई 2015 की बात करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। फिर सितंबर 2016 का वो दौरा जहां पर वो हांगझू गए थे। और इसके बाद 2017 की बात करें तो शियामेन, सितंबर 2017 का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। अप्रैल 2018 की बात करें तो वुहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर रहे। और 2018 जून की वो तारीख जब किंगदाओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। और अब तियानजिन जाने वाले हैं। संदीप त्रिपाठी सर, हम बात कर रहे थे कि कैसे चीन और भारत एक पेज पर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये उतना आसान होगा? हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि जब एलिफेंट टैंगो, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो और पुतिन एक साथ होंगे तो हिस्सेदारी 33% होगी जीडीपी की और 38% पॉपुलेशन की। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा और क्या इसका इतना आसानी से असर आने वाले समय में देखने को भी मिल पाएगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो मौजूदा हालात हैं, कई बार मौजूदा हालात बहुत मायने रखते हैं समीकरण को स्थापित करने में। और जिस तरीके से अभी अगस्त में चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे, भारत में आए थे, तो उन्होंने एक आइस ब्रेक किया, जो एक तरह से आप देख सकते हैं कि 1988 से लेकर 2003 में जो डेडलॉक था भारत का अतीत में, वही डेडलॉक हमें देखने को मिला हमें 2020 से लेकर के अभी तक। तो मुझे लगता है एक समय आता है कि जहाँ पर डेडलॉक को तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप पूरे ग्लोबल ऑर्डर की बात करें तो एक तरफ जो पूरी तरह से जो वेस्टर्न हेजमनी है
उस हेजमनी को यदि कहीं भी सबसे अधिक कोई दिक्कत होती तो भारत को होती, क्योंकि भारत की विदेश नीति में मल्टीपोलरिटी को हमेशा एक प्रमुख स्थान रहा है। और इस तरीके की जो बैठक होती है एससीओ में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहां से एक संदेश ये जाता है कि ये जो ऑर्डर, वो ग्लोबल ऑर्डर है, इस ग्लोबल ऑर्डर में सभी की आवाज इंपॉर्टेंट होती है। आपके जो आप समझिए ट्रंप के जो सलाहकार है, कल जो उन्होंने जिस तरीके से भारत पर आरोप लगाया है कि भारत का रुपया जो युद्ध को फ्यूल करता है और डॉलर जो है युद्ध को क्या करता है, शांति में टर्न करता है। तो इस तरीके के जो कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है एससीओ पर पहुंच करके अमेरिका को संदेश देना जरूरी भी हो जाता है कि जो ग्लोबल साउथ की आवाज है इसको आप अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। और रही बात चाइना के साथ जो हमारे डिफरेंसेस है, जो हमारी लिमिटेशन है, ये चाइना को भी मालूम, भारत को भी मालूम, लेकिन उसको सामने रख करके आप अपनी रास्ता को आगे न बढ़ाएं, मुझे लगता है कूटनीति में ये अच्छा संदेश नहीं होता है। और इसीलिए चाइना ने आगे हाथ बढ़ाया, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है पड़ोसी होने के नाते कि हम उससे आगे हाथ बढ़ाएं और जो एंटी चाइना सेंटीमेंट है उसको एटलीस्ट कम करें, क्योंकि ये वही वक्त है कि आपको एशिया पर अपने पड़ोसी देशों के साथ सबसे पहले मधुर संबंध करने होंगे, बावजूद कि आपके पास उसके साथ टेंशन है और हाइटेस है। मुझे लगता है होप के साथ, आशा के साथ एससीओ पर आदरणीय बिल्कुल, यानी सर जो ग्लोबल साउथ है ये और ज्यादा मजबूत, और जिसका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अलग अलग संबोधन में किया। आप देखिए एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की चीन में जमकर चर्चा हो रही है। यानी कि सिर्फ यहां भारत में हम चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि चीन में भी उतनी ही ज्यादा उम्मीद, उतनी ज्यादा उत्सुकता नजर आ रही है। ग्लोबल टाइम्स में संपादकीय लिखा गया, दोस्तों से दुश्मनों जैसा अमेरिका का व्यवहार, भारत और चीन वैश्विक विकास के दो इंजन, पीएम मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक। तो पीएम मोदी के दौरे की अब चीन में भी चर्चा हो रही है। ग्लोबल टाइम्स ने दौरे पर संपादकीय लिखा है, भारत और चीन वैश्विक विकास के इंजन हैं। यह भी कहा गया कि सीमा विवाद सुलझाने पर भारत चीन सहमत, यूएस का दोस्तों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार, और पहले भी इसको लेकर चीन बयान दे चुका है। मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक होगा, यह भी कहा गया है। चीन भारत के संबंध लगातार सुधर रहे हैं, ये बात भी कही गई है। और देखिए अमेरिका इतिहास से सीखे, सही से काम करे, यह भी कहा गया है। इसके अलावा अमेरिका एशियाई देशों में टाइफॉन की तरह तैनाती ना करे, ये इसमें साफ तौर पर ग्लोबल टाइम्स में इस बात का जो जिक्र है वो किया गया। यानी कुल मिलाकर जो एक्साइटमेंट है वो भी चीन में पैरेलल सेम नजर आ रही है। तो पीएम मोदी के दौरे पर चीन का मीडिया क्या कह रहा है वो भी समझ लेते हैं। चीन और भारत का मेल जोल वैश्विक परिस्थितियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाइना डेली की तरफ से ये कहा गया है, अमेरिका और चीन दोनों को साधने की कोशिश भारत कर रहा है। शिन्हुआ की तरफ से ये कहा गया है, अमेरिका की ओर झुकाव वाली नीति संतुलित करने की कोशिश है, ये भी गुआंगचा की तरफ से कहा गया है। और मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, यानी कि चीन मीडिया भी समझ रहा है कि दोनों के बीच तालमेल बिठाना, भारत और चीन के साथ आने के बाद इससे क्या असर वर्ल्ड ऑर्डर पर पड़ सकता है। ट्रंप को भी ये समझने की जरूरत होगी कि उन्होंने जिस तरीके से टैरिफ लगाया है, अगर वेस्टर्न ट्रेड को साइड कर दिया जाता है और एक साथ एशिया की ये दो शक्तियां मिल जाती हैं तो फिर क्या हो सकता है। देखिए ग्लोबल टाइम्स दरअसल वो कहते हैं ना कि मौके पर चौका लगा रहा है, या फिर यूं कहें कि बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि साफ तौर पर है कि अमेरिका की नासमझी की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक बड़ी खटास आई है। और चीन को लगता है कि यही सही मौका है जब भारत को अपने पाले में रखा जाए। लेकिन फिर वही बात है कि मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 से बतौर प्रधानमंत्री चीन आ रहे हैं, और संयोग की बात है कि प्रधानमंत्री के चीन दौरे को कवर करने के लिए साल 2015 फिर 2016 में G20 सम्मेलन के लिए हांगजू में भी मैं आया था। 2017 का मुझे याद है जब शामन में प्रधानमंत्री आए थे, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था, उस वक्त भारत और चीन के बीच डोकलाम का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था। उसके बाद फिर 2018 में प्रधानमंत्री वुहान आए, फिर 2019 में मैं खुद यहाँ आया था, और उस समय जब हम बीजिंग में थे तब हमें भनक भी नहीं लगी थी कि वुहान से कोरोना वायरस जो है लैब से निकलकर पूरी दुनिया में छाने वाला है, और फिर क्या कहर बरपा था। तो कहने का मतलब यह है कि भारत ये बात समझता है कि चीन हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, उसके साथ संबंध सुधारने की ज़रूरत है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत हो रही है टॉप लेवल पर, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच बातचीत हो रही है। लेकिन भारत का एक एक व्यक्ति इस बात को समझता है कि जब आप चीन के साथ डील करते हो
तो पहले ट्रस्ट करने से पहले आप वेरीफाई करते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि भारत ने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन चीन की तरफ से कई बार सीमा पर उसका वैसा असर नहीं दिखा, बल्कि कुछ ज़्यादा ऐसे घटनाक्रम हुए जो कि भारत के लोगों को पसंद नहीं आए। मसलन अगर देखा जाए तो 2014 से 2020 के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच में कुल 18 मुलाकातें हुई थी, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि चीन को इस दोस्ती रास नहीं आई और उसने पहले गलवान किया। गलवान के बाद फिर 5 साल तक दोनों देशों के बीच मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट रहे, लेकिन अब जाकर एक बार फिर वो मौका आया है। तो ग्लोबल टाइम्स या फिर चीन के सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर बार बार आप भारत की दोस्ती के नाम पर उसके पीठ में छुरा भोंकेंगे तो फिर भारत आप पर भरोसा करेगा तो कैसे करेगा। और ये बात यहाँ समझ में आ रही है। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो चीन की नज़र भारत पर है, लेकिन भारत पर दुनिया की नज़र है, और दुनिया की नज़र के हिसाब से भारत अपना कॉल लेगा कि वो चीन के साथ रिश्ते को किस हद तक अहमियत दे, बाकी दुनिया के साथ कैसे रहे। चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन चीन को हम नज़रअंदाज इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि आखिरकार जैसा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि आप नए दोस्त तो बना सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, और चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी भी है। जी बिल्कुल, चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी भी है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, और यही वजह है कि दोनों देश अगर साथ आते हैं तो इसका एक बड़ा असर, बड़ा फर्क पड़ सकता है वैश्विक स्तर पर। हमारे साथ डॉक्टर राजीव नयन सर भी हैं। राजीव नयन सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस इतिहास का अभी जिक्र किया गया, जिस गलवान का जिक्र किया गया, हमने दिखाया कि कैसे इस गलवान झड़प से पहले जो गलवान कांड हुआ, प्रधानमंत्री का 5 बार जाना हुआ था चीन में, लेकिन फिर क्या हुआ, क्या सबक हमें मिला। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतिहास को भुलाकर आज वक्त आ गया है कि अमेरिका जो मनमानी कर रहा है, एक साथ आ जाना चाहिए, मिल बैठकर एक नया मंच तैयार करना चाहिए? देखिए, जो भारत ने जो कूटनीति अपनाई है, जो रास्ता अपनाया है, बड़ा ही सोच समझ के अपनाया है, और आपके जो संवाददाता मनीष झा ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को रखा है। हमने बड़ी परिपक्वता से देखा है। देखिए, ट्रंप क्या कर रहे हैं। ट्रंप केवल भारत के खिलाफ ही नहीं, यहाँ तक कि अपने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ भी उटपटांग हरकत कर रहे हैं। तो वहाँ अंदर विरोध हो रहा है, मित्र राष्ट्रों के बीच विरोध हो रहा है। तो यह एक, जिसे हम कहेंगे कि एक क्षण है, यह विश्व राजनीति का क्षण कह सकते हैं, विश्व व्यवस्था का एक क्षण है। तो उस क्षण को हम उतावलेपन में, या जिसे कहते हैं नीजर्क रिएक्शन के माध्यम से हम अपनी कोई नीति न बनाएं, और हम जब भी आगे बढ़ें तो सोच समझकर बढ़ें। और एससीओ में हमारी एक स्वतंत्रता अपनी कूटनीति की दिखाती है, साथ साथ हमारी विदेश नीति की भी स्वतंत्रता दिखाती है। जैसा भी त्रिपाठी साहब ने बोला था कि इस बार गए हैं, पहले कुछ कारण से नहीं जा पाए, लेकिन जाते रहते हैं। तो एससीओ एक हमारा मंच है, और यह मंच भारत के प्रभाव के चलते कह सकते हैं, या भारत के इस वहाँ मौजूदगी के चलते कभी भी एंटी वेस्टर्न नहीं होने दिया गया। एक वैकल्पिक, एक नॉन वेस्टर्न से कह सकते हैं, एक सोच का मंच रहा। और वहाँ पर देखिए, दुनिया के जो उनका एजेंडा देखिएगा, कोई बहुत रेडिकल एजेंडा लेकर एससीओ में नहीं आए हैं। जो आप यूनाइटेड नेशंस के मंच पर देखें, कहीं भी देखें, वहाँ के उन मंचों को किस तरह से हम एक प्रभावशाली तरीके से इसे आगे क्रियान्वित कर सके, इस पर सोच होती है। और छोटे छोटे समूह, कई समूह बने हुए हैं, जिसे कई बार, अभी बहुत अच्छी बात, हिंदी में कभी कभी अच्छे शब्द हो जाते हैं, अंग्रेजी का इस्तेमाल कीजिए तो वहाँ का कुछ मीनिंग बदल जाता है, मल्टी अलाइनमेंट हो जाता है, हिंदी में बहुपक्षीय हो जाता है। तो देखिए, बहुपक्षीय ज़्यादा उचित शब्द है। हम हर एक पक्ष के साथ अपना संबंध रखना चाहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम अलाइनमेंट के वर्ल्ड में घुस रहे हैं। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, संदेश देना। देखिए, ट्रंप को तो संदेश देने की आवश्यकता है ही, और संदेश मिल भी रहा है कि देखिए, अगर आपने यह हरकत जारी रखी तो यह तो देश, बाकी देश, आपके मित्र राष्ट्र, यूरोपियन भी आप एक दूसरे जगह पर चले जा सकते हैं। तो आपको सोचना होगा कि इससे आपके यहाँ विरोध हो रहा है, कोर्ट इंटरवेंशन कर रहा है, जैसा कि आपने दिखाया, हर तरफ से उनके इस तरह की हरकतों का विरोध हो रहा है, और कहा जा रहा है कि यह उचित नहीं है। यह उचितता पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और ऐसा नहीं, अभी हमने जैसा बताया कि बहुत ही संजीदगी से किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी मित्रता है, अमेरिका के साथ भी है, ट्रंप के साथ भी है, वह अलग विषय है। लेकिन जो उनकी नीति, जो ट्रंप का जो टैरिफ नीति जो आ रहा है, उसका पूरी दुनिया विरोध कर रही है। तो हम भी उससे सहमत नहीं है। विरोध करें ना करें, हम असहमत नहीं हैं।
और हम अपने से यूरोप अपना एक रास्ता निकाल रहा है, वो अपनी एक सुरक्षा का भी रास्ता निकाल रहा है, तो हम भी अपना रास्ता निकालेंगे। जहां हमारे हितों का हनन होगा तो हम स्वतंत्र हैं कि हम किस तरह से अपना रास्ता निकालें। नहीं, जो अन्य देश हैं वो भी अपना रास्ता निकालेंगे और उसका अलग अलग सेक्टर्स पर कैसे असर पड़ेगा वो भी बता देते हैं, लौटेंगे आपके पास। लेकिन बड़ी खबर, भारत, चीन और रूस साथ आए तो हथियार बाजार में बड़ा उलटफेर तय है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा पड़ सकता है कमजोर। नई तकनीकी और सस्ती सप्लाई से छोटे देशों को नया ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा। दुनिया में हथियार संतुलन में एशिया का पलड़ा भारी होगा। तो अगर हथियार क्षेत्र की बात करें, इस सेक्टर की बात करें तो इसमें भी दबदबा बढ़ सकता है। तो देखिए आरआईसी से बड़ा उलटफेर किसमें होगा अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, इसका यहां पर जिक्र हो रहा और कैसे होने वाला है यह जानना जरूरी। क्या अमेरिका के हथियार मार्केट को भारत, रूस और चीन चुनौती देने वाले हैं? मजबूत पक्ष क्या है यह आप देखिए। हथियार एक्सपोर्ट का पारंपरिक जो पावर है वो इस वक्त है रूस की। अगर हम बात करें रूस के साथ क्या है, दशकों से दुनिया का टॉप हथियार सप्लायर है रूस, और हम देख भी रहे हैं कि कैसे 3 साल से लगातार वो नेटो कंट्रीज की मदद के बावजूद भी यूक्रेन के खिलाफ लगातार लड़ रहा है। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में भी रूस की तरफ से जो सप्लाई है वो की जाती है। और कमजोर पक्ष क्या है ये भी बताइए प्रगति। बिल्कुल, कमजोर पक्ष ये कि युद्ध की वजह से डिफेंस इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ जाएगा। वेस्टर्न सैंक्शन के बाद डिफेंस इंडस्ट्री प्रभावित होगी। वहीं चीन का मजबूत पक्ष क्या रहेगा? तेजी से उभरता हथियार सप्लायर चीन बनेगा, दुनिया का चौथा बड़ा हथियार निर्यातक बनेगा, और अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया होगा। लेकिन चीन के कमजोर पक्ष की बात करें तो यह भी रेखांकित करना जरूरी है, युद्ध भूमि में अभी परीक्षण हुआ नहीं है, तकनीक पर कम भरोसा है लगातार चीन की। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत का मजबूत पक्ष क्या है? नया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना है भारत, ये हम लगातार देख रहे हैं। स्वदेशी हथियार कैसे लगातार विकसित किए जा रहे हैं, सरकार डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रही है। और देखिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का जो नारा है वो भारत लगातार बुलंद कर रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट 7 साल में 10 गुना बढ़ा है, लगभग $2.5 बिलियन तक जो निर्यात है वो किया जा रहा है। छोटे हथियार, मिसाइल और रेडार बेच रहा है। और इसके अलावा नेवल सिस्टम को भी भारत बेच रहा है। अफ्रीका और एशिया के कई देश इसके खरीदार हैं और ये हमने देखा है बीते समय में किस तरीके से भारत इस क्षेत्र में उभरता हुआ नजर आ रहा है। भारत, रूस, चीन तीनों साथ आए तो क्या होगा? जॉइंट प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ ही टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्या और क्षेत्र वो रहने वाले हैं जिनमें इसका असर देखने को मिलेगा? सबसे पहले जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा हथियारों की कीमत कम होगी तो बड़े बाजार में भी दबदबा कायम होगा। बिल्कुल, और आप देखें कि अमेरिका और यूरोप को एक बड़ी चुनौती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे डिफेंस सेक्टर में अमेरिका का तो दबदबा है ही, लेकिन साथ साथ वो लगातार पूरी दुनिया पर एक दबाव भी डालता है कि उसके हथियार खरीदे जाए ताकि उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो और ज्यादा फले फूले। और मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, जरा वहां की कुछ तस्वीरें तो दिखाइए और कोई आप इंपॉर्टेंट जानकारी भी देना चाहते हैं शेयर करिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अपने टीवी 9 के दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को सबसे पहले वो वेन्यू दिखाते हैं जहां पर कि एससीओ सम्मेलन होगा, यानी कि जहां पर कि एससीओ के सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष सब बैठेंगे और फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि अब इसके आगे क्या होगा। तो इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप यहाँ की वो खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं और साथ ही यहाँ पर देखिए कि इस वेन्यू स्थल पर जो सभी सदस्य राष्ट्र हैं उनके जो राष्ट्रीय झंडा है वो कहाँ कैसे लगा हुआ है, और ठीक इसी के बीच में है हमारा तिरंगा जो बहुत शान के साथ चीन की जमीन पर इस वक्त फहर रहा है और वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि चीन के तियानजिन शहर जहां पर एससीओ सम्मेलन होना है और जहां पर दुनिया की पूरी नजरें टिकी हुई है, और अगले कुछ ही देर के बाद या कहें कि 3-4 घंटे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम जो सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सब यहां पर पहुंचेंगे और फिर कल से
यहाँ पर इसी जगह पर वो सम्मेलन शुरू होगा जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और जिसके लिए लगातार हम 100 घंटे से अधिक की कवरेज कर रहे हैं। उस जगह को देखिए, यही जगह तय करेगा अब आगे कैसे बढ़ना है। और निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पर आने वाले जो ज़्यादातर मुल्क हैं उन्होंने तो तय कर रखा है कि अमेरिका के साथ उसका क्या रिश्ता होगा। भारत के साथ, क्योंकि भारत अकेला ऐसा देश है जिसके जो अमेरिका के साथ भी ठीक उसी तरह का रिश्ता रखता है जैसा वो रूस के साथ या दूसरे और मुल्कों के साथ रखता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के कदम पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन इस वक्त जो कैमरे पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कि तमाम जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग हैं वो मौजूद हैं। जो वेन्यू स्थल है उसको बहुत करीने के साथ सजाया गया है और सभी सदस्य देशों के झंडे लगाए गए हैं। बहुत बड़ा सा कैंपस है, इसके चारों तरफ। बिल्कुल मनीष, तो लगातार आप जो तस्वीरें वहां से दिखा रहे बहुत अहम है, क्योंकि अभी आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है, वक्त बहुत कम है। और ये आपने बहुत सही बोला कि यहां पर क्या होता है, क्या वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ नजर आता है, ये सब देखेंगे। और साथ साथ एक और बड़ी अहम बात जो अमेरिका का आपने जिक्र किया, क्योंकि अमेरिका एक तरफ टैरिफ तो लगाता है, साथ साथ वो भारत को अपना अहम साझेदार और दोस्त भी बताता है। बिल्कुल, और खास मेहमान भी हमारे साथ बने थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।